नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार है। स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब को कवर कर रहे हैं। इसके पहले जो है हमने जो सारा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, बहुत सारे डिटेल में पार्ट बाय पार्ट हमने सारे चैप्टर को कंप्लीट किया है। ठीक है, आप उनको जरूर देख लीजिएगा जिनको डीप में जाकर पढ़ना है। हालांकि अभी आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है हाफ ईयरली का, तो बहुत सारे बच्चों ने हमको रिक्वेस्ट किया कि इसको वन शॉट ला के दीजिए, वन शॉट ला के दीजिए इजी रिवीजन के लिए। ठीक है, कम टाइम में हो जाए। तो ये वीडियो का पर्पस वही है, एग्जाम में मार्क्स लाना है। इस वीडियो को देख लीजिए, 20 से 25 मिनट में आपको पूरा चैप्टर यहाँ पर हम रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। और एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं होगा, चीज़ों बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का देखिए मतलब सिंपल यही होता है कि हर देश में देखिए हमारे देश में इलेक्शन होता है। इलेक्शन के थ्रू ही हम लोग अपने नेताओं को चुनते हैं, चाहे MP है, MLA है, CM हो, PM हो, सब इलेक्शन के थ्रू ही चुने जाते हैं। तो उसके लिए इंसान जाके वोट देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वोट देता कौन है? तो वोट देता है हमारे देश में जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र है, ठीक है, उसके पास वोट देने का अधिकार है। ठीक है, वो किसी भी धर्म से आए, किसी भी जाति से आए, कोई भी काम करता हो, इंस्टाग्राम पे रील बनाता हो, टिकटॉक पे डांस करता हो, 18 साल की उम्र के ऊपर है तो उसको वोट देने का यहाँ पे अधिकार है, वो जाके वोट दे सकता है। ठीक है, और हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय से ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो हर कोई यहाँ पर वोट दे सकता है जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, और सबके वोट का वैल्यू 1 है। अब वोटिंग एज, ठीक है, तो जब हमारा संविधान लिखा गया था ना, तो उसमें हमारा जो वोटिंग एज था वो था 21 साल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कितना था? 21 साल था। लेकिन 1988 में और यहाँ पे संशोधन किया गया, संविधान में एक बदलाव किया गया, एक चेंज लाया गया। ठीक है, वो चेंज क्या था? चेंज ये था कि 21 साल से 18 साल को उसको कर दिया, 3 साल उसको घटा दिया गया। कारण क्या था? कारण था कि और यंग लोग वोट दे पाएँ, क्योंकि सिंपल सा बात है, हम लोग यंग जो इंसान है उनको भी वोट देने का अधिकार है। ठीक है, मतलब उनका भी राइट्स का भला होना चाहिए। आपको यंग आदमी है, ठीक है, जो 19 साल का हो गया है, वो सोचेगा कि हमको तो दुनिया का समझ है, हम देख रहे हैं नेता कैसे काम कर रहे हैं, हमारे स्कूल वगैरह के लिए अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपके लिए कोई नेता काम नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी उसको वोट नहीं दे पा रहे हैं या उसको खिलाफ वोट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये आपको बस अधिकार ही नहीं था। आप 21 साल होंगे तब वोट डाल पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि नहीं, यूथ की आवाज़ को और बढ़ाओ। यूथ जो है वो समझदार है, वो समझ सकता है उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पर उसको एज को कम किया गया। ठीक है, इससे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो थे, वो आकर अब वोट कर पाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 326 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें अधिकार प्रोवाइड करता है कि हम 18 साल की उम्र के हैं तो यहाँ पर वोट दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का इंपॉर्टेंट क्या है? सिंपल सा बात है, जैसे हम वर्ड कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब दुनिया, मतलब यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जैसे ही हम सबको वोट देने का अधिकार दे देते हैं, उससे क्या होता है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसके लिए कोई नेता काम नहीं कर रहा है, कम से कम वो जाकर वोट तो डाल सकता है कि हमने इस नेता को हम नहीं पसंद करते हैं, ये मुख्यमंत्री हमारे लिए सही नहीं है, ये MLA हमारे लिए सही नहीं है, उसको चेंज तो कर सकते हैं। हर यहाँ पे जितना इंसान है उसको वोट देने का अधिकार रहेगा, और वो अपने उसके लेकर सही से काम नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इलेक्शन इन इंडिया। देखिए, इंडिया में अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, करीब अभी के टाइम पर 150 करोड़ के आसपास आबादी है। तो इतना बड़ा देश है, उसमें डेमोक्रेटिक है, इतने सारे वोटर्स हैं, इसलिए इसको दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाता है। अब आप कहेंगे चाइना का भी आबादी तो इतना ही है, तो वो उसको हम लोग क्यों नहीं कहते लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं चलता है, वहाँ पर दूसरे तरीके से यहाँ पर इलेक्शन वगैरह होता है। तो वहाँ पर अभी देखिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वही अभी जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वही वहाँ पर रहेंगे। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। और 2024 में करीब 98 करोड़ वोटर थे हमारे देश में रजिस्टर्ड। सोचिए 98 करोड़ लोग, करीब 100 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है, उतने लोग एलिजिबल थे वोट देने के लिए। ठीक है, और हमारे देश में इलेक्शन जो है कितने लेवल पे होता है? तो हमारे देश में इलेक्शन 3 लेवल पे होता है। जब हमको प्रधानमंत्री चुनना होता है तो नेशनल लेवल पे इलेक्शन होगा, वहाँ पर हम MP चुनते हैं और वो MP जाकर प्रधानमंत्री चुनते हैं। फिर
स्टेट लेवल पे होता है, यानी जब हमको मुख्यमंत्री चुनना होता है अपने राज्य के लिए तो स्टेट लेवल पे होता है, वहाँ पे हम पहले एमएलए चुनते हैं, फिर वो एमएलए जाकर मुख्यमंत्री चुनते हैं। और उसके बाद लोकल लेवल पे आपने सुने होंगे सरपंच सुने होंगे, मेयर सुने होंगे, तो इन सारे लोकल इलेक्शन होता है, वार्ड मेंबर्स हैं, उन लोगों का जब हमको इलेक्शन करना है, अपने शहर के लिए यहाँ पर चुनाव करना, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गाँव के लिए करना है, तो यहाँ पर लोकल लेवल पे इलेक्शन होता है, ठीक है। और इसलिए भारत को यहाँ पर फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन आज तक इतना बढ़िया तरीके से इलेक्शन यहाँ पे होते हैं कि मान लीजिए जैसी सरकार बदलता है तो आसानी से नई सरकार आपको पावर मिल जाता है, तो बहुत आराम से चीज़ें हो पाती है, और पब्लिक का यहाँ पर पूरा पार्टिसिपेशन, इस तरह का फेस्टिवल है एक तरह से। अगला वुमेन राइट्स टू वोट। देखिए भारत में जो वुमेन को वोट देने का अधिकार जो है शुरू से ही मिल गया था, जब से यहाँ पहला इलेक्शन हुआ था। यहाँ पर थोड़ा डेट का एरर है, 1952 कीजिएगा। 1950 इसलिए लिखा हुआ कि संविधान जब लागू हुआ था उसी समय से भारतीय वुमेन को यहाँ पर अधिकार दे दिया गया था कि आप वोट दे सकते हैं। सोचिए कितने सारे डेवलप कंट्री जैसे स्विट्जरलैंड ये सब में वहाँ महिलाओं को 1971 में अधिकार मिला था वोट देने का, मतलब उसके पहले वहाँ पर महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी। वो दिखा रहा था भले कोई देश कितना भी डेवलप हो, कितना भी आगे हो, फिर भी अपनी वुमेन को वो राइट नहीं दे पा रहा है वोट देने के लिए। वुमेन को वो ये समझ रहा है कि इनके पास को तो दिमाग नहीं है, क्या ही नेताओं चुनेंगे, इनको कोई पॉलिटिकल समझ नहीं है, उनको ऐसा लगता था। लेकिन समय के साथ ये चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारे वुमेन ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं हमको भी अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए भारतीय संविधान जब बना तो उसी समय दे दिया गया, ठीक है। तो इसलिए बहुत भारतीय संविधान में भी बहुत बड़ी चीज़ है कि वुमेन को तुरंत राइट दिया गया। अमेरिका वगैरह में जब आज़ाद हुआ तो उस समय राइट नहीं दिया गया था, बाद में राइट मिला था, ठीक है। और करीब हमारे में जो 98 करोड़ वोटर का हम बात बताएं उसमें आधी हमारी वुमेन है। फिर एक कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है? कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है, सिंपल सा बात है। जब इलेक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए हम एक भारत का इलेक्शन कर रहे हैं, तो भारत जो बहुत बड़ा देश है तो उस भारत को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग एरिया डिफाइन कर दिया जाता है। हम लोग आसानी के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं, इसे डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे। जैसे आपका गया जिला हो गया, आपका मुरादाबाद हो गया, ठीक है, आपका पटना जिला हो गया, आपका पुणे हो गया, तो अलग अलग ही क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट को अगर आप कंस्टिट्यूएंसी समझ लेते हैं या फिर किसी पार्टिकुलर एरिया को हम कंस्टिट्यूएंसी समझ लेते हैं, तो हर एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी पे अलग अलग पार्टी के मेंबर खड़े होते हैं एमपी के इलेक्शन के लिए, ठीक है। मान लीजिए गया से कोई हो गया, कोई पटना से हो गया, कोई मुरादाबाद से हो गया, कोई इलाहाबाद से हो गया, अलग अलग जहाँ पे एमपी यहाँ पे इलेक्ट खड़ा होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, और हम लोग उनको जाके वोट देते हैं, ठीक है। तो एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी बनता है। तो हमारे देश को करीब 543 कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया, तो करीब हमारे 543 एमपी यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। ये 543 एमपी जो है जब जीत जाते हैं तो उसके बाद इनमें से ही कोई एक जाके प्रधानमंत्री बनता है और वो प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है। और हर कंस्टिट्यूएंसी में लाखों वोटर होते हैं जो जाकर वोट देते हैं, ठीक है। हम तो उम्मीद करते हैं आपको इसी समझ में आ गया होगा। अगला है चैलेंजेस इन इलेक्शन। अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा देश है, हाँ, कुछ और इलेक्शन जब कराना होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारे देश में आता होगा। तो भारत में बहुत आबादी है, ठीक है, और जो भी बहुत रिमोट एरिया है, बहुत दूर दराज का गांव है, बहुत सारा नक्सली एरिया हो सकता है, कोई पहाड़ों के बीच में, कोई जंगलों के पार है, तो यहाँ पे इलेक्शन कराना थोड़ा मुश्किल होगा ना। यहाँ पे पोलिंग बोर्ड बनाना वहाँ पे मुश्किल होता है। तो अलग अलग लैंग्वेज और लिटरेसी लेवल से प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं, उनको समझ नहीं है किसको वोट देना, कैसे वोट देना होता है, ठीक है। और बहुत सारे इलेक्शन स्टाफ को लंबे लंबे डिस्टेंस तक पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत जगह गाड़ी वगैरह ले जाना मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है। तो यहाँ पर बहुत तरह के चैलेंजेस हमारे देश में देखने को मिलता है। अगला है एक्सेसिबिलिटी मेजर। एक्सेसिबिलिटी मेजर क्या है, ठीक है। जब इतना समस्याओं को देखा गया तो यहाँ पर हमारे इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पर इलेक्शन करवाते हैं हमारे देश में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, भारत में इलेक्शन करवाते हैं, तो उन्होंने कुछ एक्सेसिबिलिटी मेजर लिए कि हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे क्या, कोई इंसान बहुत बूढ़े हो गए हैं, 85 साल के हो गए हैं, लेकिन वोट देना चाहते हैं, लेकिन इतने बूढ़े होने का नहीं जा पा रहे हैं, डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए घर से ही पोस्ट करके वोट डालने की सुविधा कर दिया गया है, ठीक है। वैसे लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए ब्रेल वोटर कार्ड आ गया है कि वो समझ पाए कि हाँ वो किनको वोट दे रहे हैं। व्हील चेयर, रैंप असिस्टेंट पोलिंग बूथ पे, ये सारी चीज़ें जो है बहुत हेल्प करता है। ऐप फॉर रिक्वेस्टिंग सपोर्ट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, ऐप बनाया गया है जिससे आप इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करते हैं किसी सपोर्ट के लिए। कैसे आप इंस्टाग्राम पे आपको समस्या है तो आप वहाँ के कस्टमर केयर से बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फ्लिपकार्ट वाले से बात करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन से भी आप कुछ सपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
और 2014 में बहुत सारे डिसेबल पर्सन ने पहला बार यहाँ पे वोट डाला था घर से, उनको ये सुविधा दिया गया था। अब लो वोटर टर्नआउट, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या हमारे देश में है। जैसे हम आपको बताएं कि हमारे देश में 98 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, लेकिन उसमें तो 34% लोग ने वोट ही नहीं किया। सोचिए 34%, अच्छा खासा नंबर लोग ने तो वोट ही नहीं किया। वोटर आईडी कार्ड बनाए हुए हैं पर वोट ही नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? बहुत सारे लोग मान लीजिए वो उनका रजिस्टर किसी एक जगह पे गई, दूसरा जगह पे काम कर रहे हैं। अब एक दिन इलेक्शन के लिए क्यों आएंगे, वो वैसा बहाना देते हैं। बहुत लोग में अवेयरनेस नहीं है, बोलते किसी को भी वोट दो, काम तो कोई करता है नहीं, क्या फ़ायदा है ना टाइम पर बात करके। बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, बहुत लोग घूमने चल जाते हैं छुट्टी है तो इस तरह के है। इवन सोचिए ना, गाँव में लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं पर अर्बन एरिया में लोग वोट करने कम ही जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए ज़्यादा क्या ही फर्क पड़ता, सब तो एक ही जैसा है, घूमने निकल जाओ, एक दिन छुट्टी मिला है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे डेमोक्रेसी कमजोर होगा, क्योंकि आपको वोट देने का अधिकार है। आपके वोट से यहाँ तय हो रहा है कि कौन नेता जीतेगा, और आप वोट ही नहीं देने जाएंगे तो आपको अच्छे नेता फिर नहीं मिल पाएंगे। फिर एक एग्जाम्पल आपको उत्तर मेरर का दिया गया है कि भारत में जो डेमोक्रेसी की व्यवस्था है वो बहुत साल पहले तमिलनाडु में भी देखने को मिला था 10th सेंचुरी में, जहाँ पे विलेज इलेक्शन होता था। कैंडिडेट जो है अपना नाम पाम लीफ पर रखते थे और पाम लीफ को रैंडमली पब्लिक में निकाला जाता था ट्रांसपेरेंट और फेयर मेथड से। तो एक इलेक्शन का यहाँ पर उदाहरण हम लोग को उत्तर मिरर में देखने को मिलता था। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि कहाँ देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर उत्तर मिरर डाल सकते हैं। अगला है स्कूल इलेक्शन। यहाँ पर आपकी किताब में स्कूल इलेक्शन का दिया हुआ था कि एक इलेक्शन हो रहा है आपका सूर्योदय स्कूल में, ठीक है। वहाँ पे कैंडिडेट कौन थे? अहमद थे, गुरमत था और रवि था। जो कैंपन कर रहे थे, पोस्टर, स्पीच, म्यूजिक शो, इसको कैंपन कर रहे थे। कोई पोस्टर बना लिया, कोई स्पीच दे रहा है, कोई म्यूजिक शो करके कह रहा है कि हमको वोट दो, तो मॉनिटर के इलेक्शन के लिए। तो वोटिंग को सीक्रेट बैलेट में कराया गया, सारे स्टूडेंट ने वोट किया, ठीक है, रियल इलेक्शन की तरह, और जो मेजोरिटी आया वो जीत गया। तो यहाँ पर ये आपको किताब में एक उदाहरण दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। अगला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का क्या इंपॉर्टेंट है? वोटर जो है वो प्राइवेटली कैंडिडेट चूज करते हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो किसको यहाँ पर वोट देंगे। देखो सिंपल सा बात है, सीक्रेट बैलेट होने का कारण क्या है? हम मान लीजिए किसी को वोट करने जा रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं, उसे किसी मेंबर को पता चल गया तो हो सकता है मेरे जान को खतरा हो जाए, ठीक है। समस्या, बहुत तरह का समस्या आ सकता है कि आप हमको वोट क्यों नहीं किए। तो इसलिए सीक्रेट बैलेट दिया जाता है कि आप किसको वोट डाल रहे हैं, आप वो किसी को दूसरे को पता ही नहीं चलता है और किसी को नहीं पता कि कौन किसको वोट दिया है। और इससे डर कम होता है, थ्रेट का प्रेशर कम होता है, ठीक है। और फ्री और फेयर चॉइस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब तक आपको सीक्रेसी मेंटेन हो जाता है, प्राइवेसी मेंटेन हो जाता है, तो एक तरह का बेनिफिशियल चीज़ है आपके लिए। अगला है नोटा। नोटा क्या है? नन ऑफ द अबव। अब जाहिर सी बात है कि हमारे देश में बहुत से जो भी खड़े होते हैं अधिकतर कैंडिडेट इलेक्शन में, वो अच्छे बैकग्राउंड के होते नहीं हैं। कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई बहुत करप्शन करके बैठा हुआ है, कोई दंगा करने वाला है, कोई रेपिस्ट है, इस तरह के लोग खड़े हो जाते हैं मैक्सिमम। हमको फिर लगता है कि सारे तो बेकार ही हैं, हम इनमें किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो नोटा डाल देते हैं। नोटा डालने से ज़्यादा कोई अंतर ऐसे भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर नोटा मान लीजिए किसी जगह पर 100 लोग वोट देते हैं, 100 वोट देने वाले हैं और 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें से मान लीजिए सबको मिला वोट 10, टोटल 40 वोट इन लोगों को मिला। किसी को 10, किसी को 12, किसी को 8, इस तरीके से वोट मिला। बाकी 60 लोग नोटा पर डाल दिए। तब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला हो, जैसे किसी को 12 ही वोट मिला हो 100 में, तो वहाँ पर जीत जाएगा। तो नोटा से ये तो पता चल जाए कि हाँ 60% लोग ने अगेंस्ट वोट कर दिया, लेकिन ज़्यादा उससे अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोटा का वोट जो है वो जनरली अभी उतना यूजफुल नज़र नहीं आता है। लेकिन एक तरह का ये दिखाता है कि हम अगेंस्ट हैं जो लोग खड़े हुए हैं। इससे पॉलिटिकल पार्टी को मैसेज आता है कि अगला बार आप किसी और को खड़ा कीजिएगा। अगला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 1950 से ये काम कर रहा है। ये क्या काम करता है? ये लोकसभा के इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, राज्यसभा को करवाता है और स्टेट का भी करवाता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही करवाएगा। सबसे पहले भारत में इलेक्शन कब हुआ था? 1951 से 52 में हुआ था। और इलेक्शन कमीशन को गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही तो इलेक्शन कराता है। डेमोक्रेसी में हम लोग कहते हैं कि जनता का पावर है, जनता का अधिकार है, तो ये अधिकार देने का काम किसका? इलेक्शन कमीशन का। वो यहाँ पे इलेक्शन कराएगा, उसका जिम्मेदारी कि सही से इलेक्शन हो। अगर वो धांधलीबाजी करेगा तो दिक्कत है। देखिए अभी कैसे वोट चोरी का यहाँ पर आरोप लग रहा है कि
ये हेल्प कर रहा है वोट चोरी करने में, सही से इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, तो बहुत गलत चीज़ है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं किसी और को चला जा रहा है। अगर ये प्रूव हो जाता है या अगर हाँ कि इलेक्शन कमीशन के लोग इसमें दोषी है, तो ये धब्बा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर धब्बा हो जाएगा एक तरह से कि इलेक्शन कमीशन गार्जियन वाला काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ के लोग संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। ठीक है, अभी तो ये न्यूज में बहुत है और देखिए इस पर क्या फैसला आता है। फिर अगला है स्ट्रक्चर ऑफ ईसीआई। स्ट्रक्चर ऑफ ईसीआई का अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक चीफ के इलेक्शन कमिश्नर होता है और साथ में उनके 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, मतलब एक हेड हो गए और 2 और जो हैं वो साथ में काम करते हैं। उनका ही काम है ऑल ओवर इंडिया में सही तरीके से इलेक्शन यहाँ पर हो पाए। ठीक है, और स्टेट लेवल पर भी आपका इलेक्शन होता है, उसको कहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर। तो सिंपल हायरकी बना हुआ, कैसे आपके स्कूल में होंगे प्रिंसिपल होंगे, प्रिंसिपल के बाद कोऑर्डिनेटर होंगे, कोऑर्डिनेटर के बाद आपके फिर टीचर्स होंगे। ठीक है, टीचर्स के भी नीचे वाले पोस्ट में जो और हो सकते हैं पीआरटी वाले होंगे। फिर अलग अलग यहाँ पर एक हायरकी बना हुआ है। तो टॉप लेवल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर, फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर सॉरी। तो यहाँ पर ये होता है। अब जो अगला टॉपिक है वो ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो क्या काम करता है, वो वोटर लिस्ट को अपडेट करता है, प्रिपेयर करता है। मतलब कि मान लीजिए कोई 18 साल का हुआ तब उसको लिए वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा, वो सुविधा प्रोवाइड करना। ठीक है, कोई मान लीजिए दिल्ली में रहता है, अब वो शिफ्ट हो गया हरियाणा में, तो हरियाणा के जिस जगह पे शिफ्ट हुआ वहाँ पे उसको वोटर आईडी का नाम चेंज करना। पहले वो दिल्ली में वोट डालता था, अब हरियाणा में वोट डालेगा, तो उसको सुविधा प्रोवाइड करना इलेक्शन कमीशन का काम है। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होंगी, कौन कौन से इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर योग्य है, उनको कौन निर्धारित करेगा, इलेक्शन कमीशन निर्धारित करेगा। इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन कमीशन काम करेगा। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्फोर्स करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सिंपल सा बात है कि मान लीजिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, जब इलेक्शन का टाइम आने लगेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि वो सरकार कुछ ऐसा चीज़ अनाउंस कर दे कि जिससे बहुत सारे लोग वोटर जो है लालच में आके वोट कर दें। जैसे कि जैसे इलेक्शन आने वाला होगा उसका 1 महीना पहले, 15 दिन पहले बोले कि हम सबको 5-5 हज़ार बांटेंगे। वो बोल देगा कि हम फ्री बिजली देंगे, कह देगा कि सबको हम चैट जीपीटी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देंगे। वो मतलब पूरा ऐसा ऐसा स्कीम निकाल रहा है कि जैसे कोई भी वोटर लोग एकदम तुरंत खुश होकर वोट देते हैं, लेकिन बाद में जब जीत जाएगा तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो इससे बचने के लिए वोटर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है कि जैसे ही मॉडल ऑफ कंडक्ट आपका 1.5 से 2 महीना पहले लग जाता है इलेक्शन के, तो जैसे ही इलेक्शन के पहले लग जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सरकार का जो पावर है एक तरीके से कम कर दिया जाएगा। यानी कोई भी नया जॉब का वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं, कोई स्कीम नहीं निकाल सकते हैं, किसी तरह का चेंजेस वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल ऑफ कंडक्ट में उनको पावर को कंट्रोल कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, अगला लोकसभा इलेक्शन प्रोसेस। अब लोकसभा में कैसे इलेक्शन होता है, सबसे पहले आपको वोटर आईडी चेक किया जाएगा, नाम वेरीफाई किया जाएगा कि आप वही तो हैं जो उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपके फिंगर पे इंक लगाया जाएगा। ठीक है, ताकि एक बार इंक लग गया था उसको मिटाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा टाइम बाद वो मिटता है। फिर जो है वोटर जो है वहाँ पर वोट कास्ट करता है ईवीएम मशीन पर, स्लिप जनरेट होता है और एक वीवीपैट में एक प्रूफ भी दिखाता है कि आपने जिसको वोट डाला है उसी का तो वहाँ पर वोट गया है, ऐसा तो नहीं है कि किसी और को वोट चला गया। तो ये चीज़ यहाँ पर देखा जाता है। एक बीप का साउंड भी आता है जब आप बटन को प्रेस करते हैं। अगला है रिजर्व कंस्टिट्यूंसी क्या होता है। देखिए हमारे देश में एक समस्या हमेशा से रहा है कि कुछ जो वर्ग हमारे देश में हैं वहाँ पे उनके साथ बहुत अन्याय किया गया, उनके अधिकारों को छीना गया, उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। जो भी लो कास्ट से लोग बिलोंग करते थे तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए कि वहाँ से भी लोग संसद में आए, वो अपनी बात को रखें। ठीक है, तो वहाँ पर व्यवस्था किया गया कि 84 लोकसभा सीट पर सिर्फ एससी कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे। यानी 543 में तो 484 जो सीट होगा वो किसी एससी कास्ट वाले को दे दिया जाएगा। मतलब वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो ऐसे कैंडिडेट को ही उतारेंगे जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है। और 47 सीट एसटी वाले को दे दिया गया। यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारेंगे या फिर खुद से भी कोई खड़ा होना चाहेगा तो एसटी कैटेगरी का ही होना चाहिए, किसी और कैटेगरी का
नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कैंडिडेट जो है SC ST के ही खड़े हो रहे हैं, लेकिन वोट सब कोई दे सकता है। वोट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ST वाले ही वोट देंगे, नहीं, वोट सब देंगे। कैंडिडेट जो है वो सिर्फ हो सकता है SC या ST, डिपेंड करता है किस लिए रिजर्व है वो। जैसे झारखंड में बहुत सारा ST के लिए रिजर्व सीट है, क्योंकि आबादी वहाँ पर ज़्यादा है ST कैटेगरी वाले लोग का। फिर EVM और VVPAT। EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो पेपर बैलेट को यहाँ पर रिप्लेस किया। पहले पेपर पे होता था इलेक्शन, एक बैलेट बनाया गया, वहाँ पर जाके आप पेपर में लिखिए और वहाँ पे आप वोट डालिए। अब वो सिस्टम को हटाकर EVM लेके आ गए। अब ये VVPAT क्या है, जब आप EVM पे वोट डालते हैं ना, ठीक है, तो VVPAT पे ये दिखाया जाता है कि आपने किसको वोट डाला है, जिससे आप देख पाए कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो सही जगह पे गया है कि नहीं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है, क्विक काउंटिंग हो जाता है, तुरंत इसको गिनना आसान है। और नामीबिया, भूटान जैसे देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो हम पहले भी देखें, इसको और थोड़ा डीप में समझ लेते हैं। इसमें ये रूल्स इंश्योर करता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, गवर्नमेंट को नया स्कीम नहीं निकाल सकता है, पार्टी जो है पैसा या गिफ्ट नहीं दे सकता है वोट देने के लिए, नो हेट स्पीच और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी बहुत धांधली होता है हमारे इलेक्शन में। लोग पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहा है, बट बेसिकली मॉडल ऑफ कंडक्ट थोड़ा कम करता है इन चीज़ों को। अब है TN सेशन का रिफॉर्म। तो TN सेशन कौन थे? तो TN सेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन बनता है 1990 में, और वो स्ट्रिक्टली MCC को इन्फोर्स करते हैं। वो वोटर ID कार्ड को इंट्रोड्यूस किए और वो कैंडिडेट के एक्सपेंसेस को कंट्रोल किए और इलेक्शन को फेयरलेस और ट्रांसपेरेंट बनाए। तो ये बहुत पावरफुल इलेक्शन कमिश्नर बने थे हमारे देश में, और आज तक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश में देखने को मिले ही नहीं। ऐसे हम लोग हमारे देश में अभी जो इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं तो दब जाते हैं सरकार से, ऐसा लगता है कि सरकार के लिए काम कर रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन उस समय जो TN सेशन आए थे वो पूरा दम हाहाकार मचा दिए थे कि ऐसा भी इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है, और पूरे पॉलिटिकल पार्टी में एकदम खौफ था कि ये कुछ फैसला ना ले ले, कुछ ऐसा ना कर दे कि हमारे पार्टी को दिक्कत हो जाए। तो ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी थे। फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? हमारे देश में जो सिस्टम यूज होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी कि जिसको भी हायर वोट मिल रहा है वो जीत जाएगा। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले इलाके में वो इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं और लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी को 10 वोट मिला, किसी को 8 मिला, किसी को 7 मिला, किसी को 1 मिला, बहुत सारे लोग को नोटा मिल गया। तो जिसको सबसे हाईएस्ट मिला होगा, 10 मिला होगा या 12 मिला होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिला है वो जीत गया। सोचिए 100 लोग में से 12 लोग ही उसको वोट दिया है, मतलब 88 लोग तो उसका अगेंस्ट वोट किया, फिर भी वो जीत गया। तो वह फर्स्ट पास द सिस्टम हमारे में होता है, मतलब कि जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद किया वो विनर है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि उसको 51 वोट चाहिए, 52 वोट चाहिए, नहीं। यहाँ पर उसको MP बनना था, MLA बनना था या फिर पार्षद बनना था, उसको सबसे ज़्यादा वोट वहाँ पे चाहिए था, तो वो जीत जाएगा, ठीक है। फिर राज्यसभा इलेक्शन कैसे होता है? राज्यसभा का इलेक्शन जो है स्टेट में चुने हुए MLA के लोग करते हैं। देखिए हमारे देश में जो संसद का व्यवस्था है वो 2 हाउस चलता है, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। लोकसभा में तो हम लोग चुनकर भेजते हैं MPs को, लेकिन राज्यसभा में MPs कैसे चुने जाते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टेट में भी तो इलेक्शन होता है, विधानसभा। तो विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो है हम लोग चुनाव करते हैं MLA का, और MLA चीफ मिनिस्टर चुनता है। अब ये जो MLA हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स का भी इलेक्शन करते हैं। जब राज्यसभा में लोग खड़े होते हैं और यहाँ से अपने ही में से लोग स्टेट से भेज देते हैं कुछ राज्यसभा के मेंबर से इलेक्ट कर, ठीक है। तो ये भी चीज़ होता है। अभी के डेट में हमारे राज्यसभा में करीब 245 मेंबर हैं, 233 को इलेक्ट करते हैं, 12 को नॉमिनेट करते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करेंगे, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, डांस, अलग अलग जो फील्ड के लोग हैं उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। लिटरेचर हो गया तो वहाँ से 12 लोग को नॉमिनेट किया जाता है, और यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। और राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस यहाँ पर है, और वो हर 2 साल में वहाँ पर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम वहाँ पर चलता है। अब है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। देखिए प्रेसिडेंट इलेक्शन का हम लोग बात करते हैं तो MP प्लस MLA के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट होता है, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होता है MPs के द्वारा, और वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के चेयरपर्सन होता है, मतलब राज्यसभा में जो भी प्रोसीडिंग चलता है उसको होस्ट कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। और एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इफ नीडेड, मतलब प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल ना है और कुछ प्रॉब्लम्स वो उनका पोस्ट खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पर काम
करते हैं। अब चैलेंजेस एंड रोड अहेड। प्रॉब्लम को समझिए। हमारे देश में प्रॉब्लम जो है मनी पावर, क्रिमिनल कैंडिडेट, वोटर अपैथी, मतलब बहुत समस्या है। वो लोग पैसे से कंट्रोल होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको टिकट मिल रहा है, उसको एमएलए का सीट मिल जा रहा है पार्टीज के द्वारा, वो खड़ा हो पा रहा है। तो बहुत सारे क्रिमिनल कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, रेपिस्ट खड़ा हो जाता है, उसको जाकर हम लोग वोट दे रहे हैं। ठीक है, वोटर अपैथी देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पे बहुत बार हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन पास करे जाता है, किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ गलत गलत चीज़ फैला दिया और आग की तरफ फैल गया, अपने बारे में भी गलत चीज़ फैला रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है कि लोगों को वोटर का अच्छा एजुकेशन मिले, जो लोग वोट देते हैं उनको पता हो क्या सही है क्या गलत है, ट्रांसपेरेंसी हो, लॉ मजबूत हो ताकि ये चीज़ कम हो। और डेमोक्रेसी जो है वो डिपेंड करता है कि कितने अवेयर सिटीजन है। कोई सिटीजन में पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो डेमोक्रेसी में होकर भी कोई फायदा नहीं, उसको अपना अधिकार ही नहीं मालूम है। पढ़े लिखे रहेंगे, एक्टिव सिटीजन होंगे तो समझेंगे। और लोगों को समझना पड़ेगा कि जो भी वोट देता है चेंज के लिए वोट करें। ठीक है, धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं गए हैं इस चीज़ में। ये जनरली एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए रिवीजन सीरीज था। और जो एग्ज़ाम आप अगर आप इस वीडियो को सही से कंसंट्रेट करके देखे होंगे तो एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैच कर जाएंगे और आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।